दर्शकों नमस्कार। दिल दिल्ली देश में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कलम कमाल की। आज इस कार्यक्रम में हम रूबरू हैं पंजाबी साहित्यकार, कवि और पत्रकार सतविंदर बसरा से। सतविंदर बसरा फोटो जर्नलिस्ट रहे हैं और उनके फोटोग्राफ कनाडा तक चर्चित रहे हैं। उनके पास एक खास हुनर है अपनी बात को सिर्फ न कहने का बल्कि कैमरे के जरिए दिखाने का भी। इसके अलावा उनकी कलम भी कमाल कर रही है। पंजाब में जो मुद्दे अभी छाए हुए हैं, जैसे किसानी का मुद्दा है, नशे का मुद्दा है, सामाजिक मुद्दों पर उनकी बहुत सी कविताएं आई हैं और इस बीच वो अपने एक नए कविता संग्रह पर काम कर रहे हैं जो जल्द ही आने वाला है। तो आइए मुलाकात करते हैं हम सतविंदर बसरा से, मगर पहले सुनते हैं उनकी कविता। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਆਖੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਿਆ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਲਈ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਕੋੜੀ, ਮੰਨਿਆ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਲਈ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਕੋੜੀ, ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ, ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ, ਰਹੇਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਰਹੇਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਦੇਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਦੇਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਿਆ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਿਆ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਬਸਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਸਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ ਕਰ ਜਾਵੇ ये जरूरी तो नहीं। धन्यवाद। दर्शकों नमस्कार। दिल दिल्ली देश में आपका स्वागत है। आज हम रूबरू हैं कलम कमाल की कार्यक्रम में पंजाबी के कवि और पत्रकार सतविंदर बसरा से। सतविंदर बसरा का कविता संग्रह जल्द ही प्रकाशित होने जा रहा है और उनकी कविताएं समाज की और पंजाब के आज के हालातों से जानकारी कराती हैं हमारी, और उनकी बड़ी ही सुंदर और सटीक व्याख्या है। तो ऐसी ही एक कविता आप अभी सुन चुके हैं वीडियो के शुरू में, तो अब हम उनसे रूबरू हैं उनकी कविताओं के कुछ सवालों को लेके। बसरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने मुझे मौका मिला कि अपने दर्शकों के रूबरू होने का। धन्यवाद जी। तो बसरा जी, आपकी जो कविता है, पहली कविता, हम उसी से बात को शुरू करते हैं। ये जरूरी तो नहीं, आपकी जो कविता है जिसकी हमने अपनी रिकॉर्डिंग भी आप अपने दर्शकों को सुनवाई है आपकी आवाज में, ये जरूरी तो नहीं। जी जी। यह कविता क्या हर मगरूर इंसान को सचेत करती है? इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर मगरूर इंसान को यह कविता सचेत करती है। पर क्या ये कविता मौजूदा राजनीति की भी मरम्मत कर रही है, पंजाब में जो कुछ चल रहा है? ऐसा है, जो एक पत्रकार या और एक राइटर होता है या वो लेखक होता है, उसका ये मकसद होना चाहिए कि जो सोसाइटी को जागरूक करता जाए समय समय पर। तो पत्रकार के तौर पे जो हम बोल नहीं सकते, वो कह नहीं सकते, वो एक राइटर के तौर पर हम लोगों के सामने बढ़िया ढंग से ले आ सकते हैं। तो मेरी इस कविता में यही है कि लोग भी जागरूक रहें, हम खुद भी जागरूक रहें। बिल्कुल, राजनीति का असर सीधा समाज पर पड़ता है, और जब समाज पर असर पड़ता है तो वो पत्रकार की कलम का हिस्सा तो होता ही है। कवि, साहित्यकार और जितने भी संवेदनशील लोग हैं उन उसकी अभिव्यक्ति अपने अपने तरीके से करते हैं। तो बसरा जी, आपने भी बहुत खूबसूरती से इस कविता में बहुत सलीके से सावधान किया है उन शक्तियों को जो मगरूर हो जाती हैं। तो जो आप खुद अगली पंक्ति में कह रहे हैं, इसी कविता की मैं एक और पंक्ति उठा रहा हूं आपकी ही कविता की।
आप कह रहे हैं कि जो बहुत सयाना खुद को समझ रहा है, हालांकि आपने पंजाबी में कहा है, लेकिन मैं उसको जिस तरह से दर्शकों के हिसाब से हिंदी में कह रहा हूं कि जो जी बहुत सयाना खुद को समझ रहा है, उसकी हर बात सही हो ये जरूरी नहीं। ये बहुत पते की बात है और साथ ही बहुत ही तेज तंज है। ये पते की बात जी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। किसी पर भी जी लागू होती है और सबके लिए ये काम की बात है, इसलिए मैंने इसे पते की बात कह रहा हूँ। और इसमें जी एक तंज भी है, एक कटाक्ष भी है। जी पर ये बताइए आप हमारे दर्शकों को कि ये जो तंज है, इसमें कविता का जो तंज है वो किस पर है? हालांकि पिछले सवाल में थोड़ा सा था, लेकिन मैं थोड़ा सा और स्पष्ट करना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए कि ये तंज किस पर है। ऐसा है कि ये किसी एक पार्टी के लिए नहीं है। जी। जो पार्टी आती है पावर में उसके लिए है। वे वो गलत ना करे, जो समाज से वो आ रहे हैं उस समाज के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें। तो बहुत से आगू जो बहुत से लीडर ऐसे आ रहे हैं जिनकी ये इच्छा होती है, मंशा होती है कि वो अपने लिए खुद कर लें, वो पैसे इकट्ठे कर लें या लोगों को अपने परिवारवाद को ऊपर ले आए। लेकिन मैं उन सभी को इससे संदेश देना चाहूँ कि समाज के लिए जरूर कुछ ना कुछ करें। हवा में तीर चला रहे हैं वो से हमारे आगू, तो वो पैसा नहीं होना चाहिए। अगला सवाल जो पंजाबी कविता को, पंजाबी साहित्य को लेकर है मेरा आपसे, कि पंजाबी जी कविता बहुत ही समृद्ध दुनिया के साहित्य में गिनी जाती है और जी इसकी एक बहुत ही विशाल और एक बड़ी विरासत है, जो कि वारिस शाह, नंदलाल नूरपुरी, शिव बटालवी से होते हुए सुरजीत पातर तक आ पहुंची है। तो जी पंजाबी कविता कहना अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और जी निरंतर ये विधा पंजाब में कवियों ने निरंतर इसको समृद्ध किया है और निरंतर जी एक कदम और आगे ले गए हैं। तो इस भार को युवा कवि किस तरह अपने कंधों पर उठा रहे हैं, युवा कवि इस भार को किस तरह अपने कंधों पर उठा रहे हैं, किस हद तक इसे संभाल पा रहे हैं इस विरसे को, इस पर जरा थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों के लिए। कि समाज में क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखा जाए। तो जो नौजवान पीढ़ी है मेरे हिसाब से वो कुछ लिखना शुरू कर चुकी है। तो जो समा आने वाला है आगे, तो मेरे ख्याल से और भी नौजवान बहुत से आ रहे हैं हमारे यहाँ पे। ऐसे प्रोग्राम भी शुरू हो गए हैं यहाँ पे। नए जो राइटर हैं, लेखक हैं, उनको मौका दिया जा रहा है। तो मौके की बात नहीं होती है, हुनर अब बोलता है और अपने आप बोलता है और मौका वो उसको मिल ही जाता है। और क्योंकि समाज में हुनर अपनी जगह बनाता है, काबिलियत अपनी जगह बनाती है, इसमें किसी को शक नहीं करना चाहिए और पूरा कॉन्फिडेंस इसमें रहना चाहिए। दूसरी जी बात, एक और मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा जो बातों बातों में निकला है, कि जो युवा पीढ़ी है पंजाब की, वो पाश ने अपने समय को बहुत अच्छे तरीके से कहा, अवतार सिंह पाश की मैं बात कर रहा हूँ। तो पाश ने अपने समय को बहुत अच्छे तरीके से कहा, हालांकि वो दौर भी अलग तरह का दौर था और शहादत भी हुई उनकी। तो क्या अब जी पंजाब की पीढ़ी अभी उसी तरीके से, उसी तेवर के साथ आ रही है, युवा पीढ़ी जो अपने वक्त को कह रही है, या किसी और दिशा में जा रही है? मेरे ख्याल से आज के नौजवान समर्थ हैं, वो करेंगे, जरूर करेंगे। आगे जो समय आएगा उसमें जरूर सफल होंगे वो। और बिल्कुल हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, कई नौजवान नाम हैं। और क्योंकि विषय से हम इतर हो जाएंगे, हम आपकी कलम पर चर्चा कर रहे हैं, तो एक जी जी पत्रकार की दृष्टि से आप बताएं, क्योंकि एक पत्रकार हैं, तो उस लिहाज से मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि पंजाब के हालात कैसे हैं और खासकर किसान आंदोलन को लेकर पंजाब के पूरा समाज जिस तरह से एकजुट हो गया है, तो एकता जो बड़े समय बाद बनी है किसी मुद्दे को लेकर, पूरा पंजाब हरियाणा एक नजर आ रहा है, उससे कुछ नए नतीजे निकलेंगे क्या? हो सकता है, एक पत्रकार की दृष्टि से बताएं। इस ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। आप पंजाबी में ही बोलिए, अगर आप उसमें सहज लगता है तो बहुत अच्छा रहेगा, मुझे, हमें भी खुशी होगी, हमारे दर्शकों को भी खुशी होगी। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਹੁਣ ਜੀ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ, ਇਵਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰੋਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਕੀ ਲੈ ਲਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰ ਲਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ इंडिया वाले ਉਹਦਾ कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो किसी राज्य का, किसी विशेष का मुद्दा नहीं है। वो किसानों का मुद्दा है। किसानों को उनकी मेहनत का फल मिलने का मुद्दा है। और पूरे देश में किसान है। सिर्फ ये नहीं है कि पंजाब में किसान है, हरियाणा में किसान है। जहाँ खेती में हल चल रहा है, बीज डाले जा रहे हैं, ट्रैक्टर चल रहा है, वो हर जगह किसान है। और ये हर किसान से जुड़ा मुद्दा है कि उसको वाजिब कीमत मिले, इसकी कोई गारंटी मिले। जबकि एक उद्योगपति कोई भी चीज पैदा करता है तो पहले से उस पर रेट खुद तय करता है उसका। वो उस पर रेट डाल के देता है कि मैक्सिमम प्राइस ये रहेगा भाई मेरी चीज का, जिसे लेनी है लो। तो किसानों का भी ये मुद्दा है, वो भी अपने अधिकार के लिए बैठे हैं। आगे ये राजनीति और सरकारों की अपने तौर तरीके हैं कि उनके जो मॉडल बना रहे हैं वो कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, किस तरह से उस पर विचार करते हैं, ये इतर विषय है, ये नीति का विषय है। तो वो उस पर सरकारें जिस तरह से सोच रही हैं उससे सहमति बहुत नहीं है। कम से कम मुखर सहमति पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में दिख रही है। अभी बंगाल में भी देखी, जो लोग कह रहे थे कि पंजाब और हरियाणा का ही मुद्दा है, जब बंगाल में किसान गए तो वहां जो हुआ, और वहां के किसानों के कुछ, वहां जाकर पत्रकारों ने जब उनसे बातचीत की तो लगा कि मुद्दा जो है पूरब से पश्चिम तक एक है, उत्तर से दक्षिण तक एक है। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा है। अब पंजाब पर जब आ ही गए हैं तो पंजाब की राजनीति में बहुत उठापटक चल रही है इस वक्त। सत्तारूढ़ पार्टी में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस ही खड़ी है और बाकी विपक्ष कहाँ है, ये सब जरा बताइए हमारे दर्शकों के लिए। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਏਦਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਟੈਪ
ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ करने वाला ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ। नशे का मुद्दा पंजाब में एक बड़ा मुद्दा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लगातार जिस तरह से नौजवान पीढ़ी बर्बाद भी हुई है और गीतों कविताओं में सब में ये मुद्दा छाया रहा है, इस मुद्दे को उठाया गया है पूरी गंभीरता से। तो नशे और अकाली भाजपा की सरकार के लिए वो एक बड़ा दाग भी साबित हुआ पिछली सरकार के लिए। तो अकाली जो श्रोमणी खासकर अकाली दल है उसने अब इस दाग से क्या पीछा छुड़ा लिया है? क्या कुछ उसे अब फायदा होगा? जिस तरह से उसने सेंट्रल गवर्नमेंट से खुद को किसानों के मुद्दे पर अलग किया, तो क्या कुछ सहानुभूति मिली है अकाली दल को, या स्थिति अभी वैसी ही है पंजाब में? नहीं, अभी स्थिति इतनी ठीक तो नहीं कह सकते, लेकिन है थोड़ा बहुत फर्क है दूसरी पार्टियों के साथ। इन्होंने जो स्टेप उठाए हैं, 2-3 स्टेप उठाए हैं, थोड़े बहुत किसान इनके साथ आए भी हैं। तो अभी ये कह लें कि ये मुद्दा बिल्कुल इनके पक्का हो गया, ये भी नहीं हो सकता। अभी है नहीं, अभी तो नहीं है। अब मेरे हिसाब से पार्टी तो बहुत आ गई है, और किस पार्टी ने ये बढ़ाए हैं तो ये तो कहना मुश्किल है कि वो कांग्रेस के पास अभी 4 साल थे, उन्होंने ऐसा कुछ किया लग नहीं रहा अभी क्या होगा। तो अब ये जो आए हैं कर देंगे तो ठीक है, तो लोग हो सकता है उसी मुद्दे पर भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो वो आगे लाएंगे। तो अगर ये भी नहीं कर पाए तो और भी मुद्दे इनके जो है वो भी रुक गए, तो फिर मेरे ख्याल से कोई नया ही बदल भी हो सकता है। ऐसी नहीं है कि यही दोनों पार्टी, क्योंकि जो आ रही हैं पहले आ रही हैं पुरानी पार्टियां तो वही आ रही हैं, तो हो सकता है लोगों का तीसरा बदल भी हो सकता है। लेकिन ये पॉसिबल कैसे होगा ये तो इन्होंने देखना, अभी 3-4 महीने बाकी है तो कैसा चलेगा माहौल। माहौल तो बदल जाता है, एक दिन में भी बदल जाता है। हवा है किसकी ओर बदलती है, अभी 3-4 महीने के बाद पता ही चल जाएगा, सामने आ जाएगी सारी बात। दोआबा और माझा में आम आदमी पार्टी का कोई खास प्रभाव या कोई बड़ा नेता अभी दिखाई नहीं दे रहा है जो कि उस तरफ के वोटरों को अब पार्टी के पक्ष में एकजुट कर सके। पिछले चुनाव में भी वो वहीं गच्चा खा गए थे। कुछ लोग थे जो नेता पहले शुरू में जब पार्टी बनी थी उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। तो अब क्या स्थिति है? क्या दोआबा माझा में कुछ जो कर रही है या आम आदमी पार्टी, या कहानी वहीं की वहीं है? नहीं, अभी ऐसा कोशिशें तो सभी पार्टी कर रही हैं। एक जोड़ तोड़ तो चल रहा है, कोई किसी पार्टी का इधर आया है तो वही जो लीडर है वही है, वही इस पार्टी से निकलते हैं उस पार्टी में, जिसको सीट मिल गया वो ठीक है, जिसको सीट नहीं मिला वो नाराज हो जाता है दूसरी पार्टी। पत्रकार भी कोई जोशी नहीं होता, कभी कहानीकार भी नहीं होते। दोनों का काम है अपने माहौल को दर्ज करना, बता देना कि हाँ ये हो रहा है, हमने इसको दर्ज कर लिया है। कभी कलम से करता है, भावनाओं के साथ करता है, और पत्रकार ने एक न्यूज की तरह करते हैं। आप फोटो जर्नलिस्ट हैं, आपने तस्वीरों में बहुत खूबसूरत तस्वीरें आपकी कनाडा तक चर्चित हैं, तो जरा अपनी फोटो पत्रकारिता के प्रेम के बारे में बताइए। आपका जो फोटो, आपकी एक फोटो 1000 बात कहती है, और फोटो के बारे में कहा जाता है कि एक बड़ी खबर जो नहीं कह पाती 500 शब्द की, 1000 शब्द की, वो एक फोटो कह देती है। तो अपनी फोटो जर्नलिज्म के बारे में जरा बताएं। ऐसा मैंने फोटोग्राफी में मेरी कोई इन्नी उम्मीद नहीं सी भी मैं फोटोग्राफी वाल जावांगा, ते कुदरती वो साडी बेटी दे जन्म होया 2006 च, ते ओदियां ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫੋਟੋਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਬਈ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਸੀਗਾ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਫੋਟੋ ਨਿਕਲਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਫੋਟੋ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੋਧ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਨਵਾਂ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਨਵੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਊਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਰਨੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤੂੰ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਲੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਇਵਨ ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ USA ਉਧਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਫੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਤੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਛਪੇ ਹੀ ਚੁੱਕੀਆਂ, 3-4 ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਛਪੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਈਵਨ ਜਗਬਾਣੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ PTI ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਦੌਰ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁਨਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੇ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਇੰਨੇ ਰੁੱਝੇ ਗਏ ਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕੁਦਰਤ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 2 ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਾੜ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੰਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦਿਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਵਨ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕਈ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਜੁੜਨ ਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਆ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि कुदरत के नज़ारे मौजूद हैं और उन्हें देखने की कोई कीमत भी नहीं है। समय चाहिए और आप कुदरत को थोड़ा-सा समय देंगे तो वो आपको सेहत देगी, आपको सही भविष्य देगी। और कोरोना जैसी बीमारियाँ नहीं तो इंतज़ार कर रही हैं। आप दिक्कतें समाज में पैदा करते रहो, आप ना खाने वाली चीज़ों को खाओ और ना करने वाले कामों को करो, तो फिर कुदरत की नाराज़गी भी तो झेलनी पड़ती है। कुदरत ने तो अपनी ओर से सुंदर-सुंदर नज़ारे बनाए हैं और इस मर्म को एक फोटो जर्नलिस्ट से बेहतर और कौन समझ सकता है कि कुदरत के नज़ारे कितने महत्वपूर्ण हैं। तो आपने बड़ी ही खूबसूरत चर्चा आपके साथ हुई है इस विषय को लेकर और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद बसरा जी। फिर किसी दिन आपकी किसी कविता के साथ मिलते हैं इसी कार्यक्रम में। ठीक है जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी।